चलिए नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम बात कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट MCQs की। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट MCQ जो कि नोट सेट के पैटर्न के लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं, जो कि आप एनक्लेक्स की बुक्स में पढ़ते हो, नोट सेट के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर द क्लाइंट विथ हाइपरट्रोफिक कार्डिक मायोपैथी। यानी कि एक व्यक्ति की हाइपरट्रोफी का मतलब होता है सेल्स की साइज बढ़ना, कार्डिक मायोपैथी यानी हार्ट की मसल्स में जो है इन्फ्लामेशन होना। तो अगर किसी व्यक्ति के हार्ट की मसल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है और हार्ट की जो मसल्स की साइज बढ़ जाती है, तो उसमें हम पॉजिटिव आइनोट्रोप्स जो ड्रग्स है, ये पॉजिटिव आइनोट्रोप्स नहीं देते, क्योंकि पॉजिटिव आइनोट्रोप्स ड्रग्स क्या करती है, ये जो है कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर देती है। हम पॉजिटिव आइनोट्रोप्स ड्रग नहीं देंगे क्योंकि ये क्या करती है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देती है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति का कार्डिक मायोपैथी का पेशेंट है, तो कार्डिक मायोपैथी के अंदर जो है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, साइन एंड सिम्टम ऑफ एलर्जिक अटैक। ध्यान रखिएगा, एलर्जिक अटैक है, किसी भी व्यक्ति को एलर्जी है, इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। एलर्जी है और एलर्जी के बाद में हम समझ सकते हैं जैसे कि अस्थमा, वो भी क्या एलर्जेटिक ही है। अस्थमा क्या एलर्जेटिक है। इस एलर्जी में क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, और इन्फ्लामेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है, वाटर का एक्यूमुलेशन हो सकता है। यानी कि हम जैसे कहते हैं फ्लूइड बढ़ सकता है, कहाँ पे, एल्वोलाई में। और जब एल्वोलाई में फ्लूइड भर जाएगा, तो उस एल्वोलाई में फ्लूइड भरने की वजह से हवा जो होगी, तो एल्वोलाई डिस्टेंड हो जाएगी ऐसे, और एल्वोलाई डिस्टेंस होने की वजह से जो हवा होगी, एयर जो भी होगी, वो इस एल्वोलाई में आकर के ट्रैप हो जाएगी। और जब एयर ट्रैप हो जाती है, तो वापस जो है ट्रैप्ड एयर बाहर नहीं निकल पाती है। तो अगर किसी व्यक्ति को एलर्जिक अटैक के सिम्टम्स आते हैं, तो उसमें प्रोलोंग एक्सपायरेशन देखने को मिलता है। क्योंकि जो अगर वो व्यक्ति जब सांस छोड़ता है, एक्सपायरेशन मतलब सांस को बाहर छोड़ता है, तो उसमें लंबा समय उसको लगता है, क्योंकि उसमें क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड बी एबनॉर्मल इन ए पोस्ट पार्टल वुमेन। यानी अगर कोई एक वुमेन है जो पोस्ट पार्टल है, यानी उसकी प्रेगनेंसी की डिलीवरी के बाद की बात कर रहा है ये डिलीवरी के बाद ऐसी कौन सी स्टेज है जो एबनॉर्मल है। ठीक है, तो सीधा मैं आंसर पे बात करता हूँ। इन ओरल टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट 38.3 डिग्री सेल्सियस ऑन थर्ड डे। ध्यान रखना, अगर ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये भी डिलीवरी के बाद में 101 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब क्रॉस कर लेता है, तो ये क्या कहलाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन की वजह से ये जो चीज़ है ये अबनॉर्मल है ना। तो पोस्ट पार्टल वुमेन में अगर उसकी बॉडी टेम्परेचर, उसका ओरल टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा थर्ड डे हो रहा है, तो इन्फेक्शन को शो करता है, ये अबनॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट, ठीक है ये क्वेश्चन है, ए 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट हैज़ बीन एडमिटेड टू द इमरजेंसी रूम विथ फिब्राइल सीजर। एक बच्चा है 6 महीने का है, कितना महीने का है, 6 मंथ का, 6 महीने का बच्चा जिसको क्या आ रहा है, फिब्राइल सीजर आ रहे हैं। इन टीचिंग द पेरेंट द नर्स स्टेट, बच्चे के जो माता पिता को नर्सिंग स्टाफ क्या समझाएगा। ध्यान रखना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आएंगे, आपकी मेंस क्लियर करवाएंगे, ध्यान रखिएगा जरा। ठीक है, तो इस बच्चे के 6 मंथ के बच्चे के हमें माता पिता को बोलना है कि जो आपका बच्चा होगा, देखो यहाँ पे देयर इज ए लिटिल रिस्क ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। आपके बच्चे की जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट यानी कि जो ब्रेन के फंक्शंस वगैरह हैं, ये थोड़े से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अल्टर हो जाएंगे। क्योंकि ये फिब्राइल सीजर क्या होता है, सीजर में अपनी जो है सोडियम पोटेशियम की एक्टिविटी हो गई, ये चेंज होती है, ब्रेन में न्यूरोकेमिकल चेंज होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं। लेकिन 6 महीने का बच्चा है तो उसमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट और साथ ही साथ मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, ए क्लाइंट डायग्नोज विद बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब होता है मेनिया और डिप्रेशन। कंटिन्यू टू बी हाइपर एक्टिव और लूज वेट, वो व्यक्ति क्या हाइपर एक्टिव, बहुत ज़्यादा बातचीत करता है, मतलब मेनिया का पेशेंट है, और अपने वजन को वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस, ऐसी कौन सी न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन है, यानी खाने पीने की ऐसी जानकारी है, वुड बी मोस्ट थेरापेटिक, जो कि बहुत ही शानदार, उसके लिए बहुत ही मज़ेदार साबित हो सकती है, और उपचार भी उससे हो सकता है। यानी कोई मेनिया और डिप्रेशन का पेशेंट है तो उसमें डिप्रेशन नहीं, अब बाइपोलर में इसने दे दिया हाइपर एक्टिव, यानी मेनिया का पेशेंट है, तो मेनिया का पेशेंट की इनमें से ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका मान लो मेंटेन करेगी। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल समझता हूँ, इसका फर्स्ट ऑप्शन देखो, स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग ऑफ फूड दैट कैन बी कैरीड, वेरी इंपॉर्टेंट यही चीज़।
होगा क्या कि अगर मेनिया का पेशेंट है वो एक ही जगह पे लंबे समय तक नहीं बैठ सकता, तो लंबे समय तक एक जगह पे कौन नहीं बैठ सकता, मेनिया का पेशेंट नहीं बैठ सकता है। इसीलिए तुम सोचोगे अगर मैं उसको 2 घंटे बैठ के या आधा घंटा बैठ के उसे खाना खिला तो ये पॉसिबल उसके लिए नहीं होगा। इसीलिए तुम्हें उसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा और बार बार उसको खाना खिलाना पड़ेगा। ऐसे फूड खिलाने पड़ेंगे जो तुम समझ लो फिंगर फूड्स होते हैं। फिंगर फूड्स मतलब ऐसे फूड्स होते हैं जो कि अंगुलियों में पहन के खिला सकते हैं, तो बहुत ईजिली वो खा लेगा। ठीक है, अगला ये क्या कह रहा था, वो गिविंग हिम ए क्वाइट प्लेस वेयर ही कैन सिट डाउन। नहीं, ऐसे हम उसे नहीं बैठाएंगे, हम तो उसे क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा खाना खिलाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर आप जो है चारों ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे हो, ABCD समझा नहीं रहे हो, तो बेटा बहुत बड़े क्वेश्चन हैं, 800-900 क्वेश्चन हैं। तो मैं जो है ये क्वेश्चन ऐसे मेन क्वेश्चन आएंगे जो तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें डायरेक्ट हिट करेंगे। तुम डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे, तुम डायरेक्ट आंसर टिक करोगे। तो अगर कोई चीज़ होगी समझाने की तो मैं आपको इसमें समझा दूँगा। एक क्लाइंट विद बाइपोलर डिसऑर्डर टेकिंग लिथियम, एक बाइपोलर डिसऑर्डर यानी कि मेनिया का पेशेंट है या फिर डिप्रेशन का है जो तुम्हारा लिथियम ले रहा है। अब तुम्हें पता है लिथियम ड्रग ऑफ चॉइस किसकी होती है, मेनिया की। यानी मेनिया का पेशेंट से टेल्स द नर्स दैट ही हैज़ ए रिंगिंग इन हिज ईयर, उसके कानों में उसको कुछ क्या है, मतलब लिथियम लेने के बाद उसके कानों में उसको कुछ सुनाई दे रहा है, ब्लड विजन, उसको कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, और डायरिया, और उसको डायरिया स्टार्ट हो गया। ठीक है, ए नर्स नोटिस है स्लाइड ट्रेमर्स, और नर्स ने नोटिस किया उसको स्लाइड कुछ ट्रेमर्स भी आ रहे हैं लेफ्ट हैंड में, और स्लरिंग पैटर्न ऑफ स्पीच, और उसका जो पैटर्न ऑफ स्लर है। तो अब तुम समझो कि लिथियम के साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि लिथियम के साइड इफेक्ट इतने आते तो ये देते नहीं है ना। ट्रेमर्स अगर पैटर्न डिस्टर्ब होता, डायरिया होता, तो हम उसको लिथियम देते नहीं। तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो क्या है, टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स है ना। तो ये लिथियम की टॉक्सिसिटी है, और अब लिथियम की टॉक्सिसिटी को मॉनिटर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिथियम लेवल को टेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर फॉर स्टेट ब्लड लिथियम लेवल, हम उसके क्या करेंगे, ब्लड लिथियम लेवल को चेक करेंगे कि भाई इसके ब्लड में लिथियम का लेवल कितना है, उससे हमें पता चलेगा इसकी टॉक्सिसिटी हुई या नहीं हुई। ठीक है भी। नेक्स्ट का क्वेश्चन है डायग्नोसिस विद हेपेटाइटिस सी। एक व्यक्ति जो है हेपेटाइटिस सी से उसको डायग्नोस किया गया। कन्फर्म्ड मेल क्लाइंट फिजिशियन, किसी मेल क्लाइंट फिजिशियन ने बताया कि उस व्यक्ति को क्या हुआ, हेपेटाइटिस सी हुआ। द नर्स शुड बी नॉलेजेबल ऑफ द डिफरेंस बिटवीन हेपेटाइटिस A, B एंड C। हमें पता है A, B एंड C सब के बारे में हम जानते हैं। A जो होता है फिकोरल रूट से होता है, B तुम्हारे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है, C तुम्हारे पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है। ठीक है, और D तुम्हारे जो है अगर B होगा तो तुम्हें हेपेटाइटिस D भी देखने को मिलेगा। तो तुम्हें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक हेपेटाइटिस C का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है। तो देखो द इंक्यूबेशन पीरियड जो हेपेटाइटिस C का होता है वो होता है 2 से 26 वीक। तो हेपेटाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 26 वीक, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द हाइपोक्सिया इज द प्राइमरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द नियर ड्राउनिंग विक्टिम्स। एक व्यक्ति है जो हाइपोक्सिया मतलब इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, किसमें, रिलेटेड टू नियर ड्राउनिंग विक्टिम्स। ऐसे व्यक्ति जो कि अब क्या है, डूबने वाला है। तो उस डूबने वाले व्यक्ति में अगर हाइपोक्सिया हो जाता तो द फर्स्ट ऑर्गन, वो कौन सा प्राथमिक पहला ऑर्गन ऐसा कौन सा होगा जिसमें इरिवर्सिबल चेंजेस आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इरिवर्सिबल चेंजेस ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से आते हैं ब्रेन में। किसमें आते हैं, ब्रेन में आते हैं। और ब्रेन किसका पार्ट होता है, नर्वस सिस्टम का। तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्यूरिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अगर तुम ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे रहे हो, उसमें एक बाइपोलर डिसऑर्डर, अच्छा बाइपोलर डिसऑर्डर वाला पेशेंट है, सपोज करो वापस मेनिया का ही पेशेंट है और जिसमें तुम ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे रहे हो, तो मेनिया के पेशेंट में ऑक्यूपेशनल थेरेपी कौन सी अच्छी रहेगी कि तुम क्या करो, उस व्यक्ति के साथ में प्लेइंग टेनिस विद स्टाफ मेंबर, प्लेइंग टेनिस विद स्टाफ मेंबर, ये उसके लिए सुटेबल रहेगा। क्यों, क्योंकि समझ लो अगर वो व्यक्ति उस जैसे कि मान नर्सिंग स्टाफ के साथ टेनिस खेलेगा तो गेम के दौरान नर्सिंग स्टाफ को खुद को हारना है, क्योंकि मेनिया वाला हारना पसंद नहीं करता, इसलिए हमें हारना है। लेकिन एक चीज़ और ही ध्यान देनी है कि हार तो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें उसके साथ साथ उस व्यक्ति से बातचीत भी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 30 ईयर ओल्ड मेल क्लाइंट इज एडमिटेड टू द साइकेट्रिक यूनिट विद डायग्नोसिस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। किसी व्यक्ति को बाइपोलर डिसऑर्डर है फॉर द लास्ट 2 मंथ, कितने 2 महीने से, पिछले 2 महीने से है। हिज फैमिली डिस्क्राइब हिम एज बीइंग ऑन द मूव स्लीपिंग। अच्छा, वो बोल रही है कि जो व्यक्ति को रात को सिर्फ 3 से 4 घंटा सोता है, अपने पैसे है उसको क्या करता है, ये स्पेंड करता है, मतलब उड़ा देता है। लूजिंग अप्रोक्सीमेटली 10, और उसका जो वेट है वो अपना 10 LB वेट भी कम कर चुका है। यानी ये क्या करता है, तुम समझ लो, ये जो है ना 4 घंटे सोना, बहुत ज़्यादा पैसा उठाना, बहुत ज़्यादा वेट कम करना, ये चीज़ें मेनिया के अंदर क्या देखने को मिलता है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडुलोसिटी है ना, डिल्यूजन ऑफ
मैंने डिल्यूजन ऑफ ग्रांड या डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडुलोसिटी देखने को मिलती है, तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी सेल्फ इंपोर्टेंस को शो कर रहा है ना, एग्जैगरेटेड सेल्फ इंपोर्टेंस। ये बता रहा है कि भाई मैं ही भगवान हूँ, मैं तो 3 घंटे सो करके भी जीवित रह सकता हूँ, मैं इतना वजन एकदम कम कर सकता हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। अपनी सेल्फ इंपोर्टेंस को ये एग्जैगरेटेड कर रहा है और ये अपने आप को भगवान की तरह समझ रहा है। तो आंसर ध्यान रहेगा एग्जैगरेटेड सेल्फ इंपोर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डायबिटिक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी रिक्वायर्ड टाइट मेटाबॉलिक कंट्रोल फॉर ग्लूकोज लेवल टू प्रिवेंट पेरीनेटल मोर्टेलिटी। ग्लूकोज का जो लेवल है ये तुम्हारे प्रेगनेंसी के अंदर जो है मेंटेन रहना चाहिए। तो तुम एक बात समझ रहे हो यार, ग्लूकोज प्रेगनेंसी के अंदर जो है उसका नॉर्मल लेवल ग्लूकोज का प्रेगनेंसी में 70 से 120 ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब तुम्हें पूछे कि द नर्स नो द रिकमेंडेड सीरम रेंज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी तुम्हारे ग्लूकोज की रेंज 70 से 120 ही रहेगी। कितनी रहेगी? 70 से 120 ही रहेगी प्रेगनेंसी के अंदर भी तुम्हारी ग्लूकोज की रेंज। ठीक है भाई। नेक्स्ट, व्हेन इवैल्यूएटिंग ए क्लाइंट विद द सिम्टम्स ऑफ ए शॉक, जब तुम किसी एक व्यक्ति के सिम्टम्स ऑफ शॉक को देखते हो, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन द न्यूरोजेनिक और हाइपोवोलेमिक शॉक्स। तुम्हें 2 चीज़ें बतानी पड़ेगी, न्यूरोजेनिक और हाइपोवोलेमिक में डिफरेंस क्या है। तो हम जानते हैं सर, एक डिफरेंस हम पक्का जानते हैं कि जो न्यूरोजेनिक शॉक्स होते हैं ये तुम्हारे इसमें तुम्हारी ब्रेडिकार्डिया होती है, बाकी सब में तुम्हारी टेकिकार्डिया होती है। किसमें? हाइपरटेंशन के साथ में। तो हर शॉक में हाइपोटेंशन होगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा तुम्हें कि जो न्यूरोजेनिक होगा उसमें हाइपोटेंशन के साथ ब्रेडिकार्डिया होगी, बाकी सब में हाइपोटेंशन के साथ टेकिकार्डिया होता है। दूसरी चीज़ एक और कि जो न्यूरोजेनिक शॉक होते हैं उसमें जो अपनी स्किन है वो थोड़ी गर्म हो जाती है, क्या होती है, और ड्राई होती है। बस इन न्यूरोजेनिक शॉक द स्किन इज वार्म एंड ड्राई। ठीक है, ये कह रहा है हाइपोवोलिक शॉक में ब्रेडिकार्डिया होता है, क्या गलत बात है? इन हाइपोवोलेमिक शॉक कैपिलरी रिफिल टाइम इज लेस देन 2 सेकंड। तो देखो कैपिलरी रिफिल टाइम मतलब कैपिलरी इतनी जल्दी भरी है 2 सेकंड से ज़्यादा। अरे नहीं, इतना ब्लड ही नहीं, इतनी जल्दी भरेगी कहाँ से, ये भी कट होगी है ना, लेट भरेगी, मोर देन 3 सेकंड लगाएगा, है ना भाई। कैपिलरी रिफिल मतलब कैपिलरी वापस भरने का टाइम लेस देन 2 सेकंड है, होता ही नहीं भाई, इतना जल्दी थोड़ी भरेगी। इन न्यूरोजेनिक शॉक देयर इज ए डिलेड कैपिलरी रिफिल टाइम। और न्यूरोजेनिक शॉक में क्या रहेगी, और हमें पता है न्यूरोजेनिक में क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया। और ब्रेडिकार्डिया अगर जहाँ कहीं पे हार्ट रेट कम होगी वहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये कट करो इसको, तो पता चल गया न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होगा, स्किन ड्राई और वार्म होगी। क्वेश्चन नंबर 15 ए, एक मिनट 14 कहाँ गया, चलो कोई नहीं है ना, न्यूरोजेनिक शॉक हो गया। तो एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, शायद अगर मैं देखो अगर क्वेश्चन हो तो वरना बता देता हूँ मैं तुम्हें। अच्छा ठीक है, ये रहा अच्छा क्वेश्चन। अच्छा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक, सॉरी। तो मैं पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये रहा हाँ, ए 55-year-old मेल इज एडमिटेड विद द हॉस्पिटल विद कंप्लेंट ऑफ फैटिग, जॉन्डिस, एनोरेक्सिया एंड क्ले कलर्ड स्टूल। एक व्यक्ति है जिसको फैटिग हो रहा है, थकान हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, एनोरेक्सिया और क्ले कलर्ड स्टूल, एडमिटेड, डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस। पता चला उसको हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस मतलब तुम समझ रहे हो, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। ठीक है, अब लेबोरेटरी रिजल्ट में क्या पता चला, तुम्हारा बिलिरुबिन लेवल क्या हो रखा है, इंक्रीज हो रखा है। तो हेपेटाइटिस सी है। In obtaining of a health history, the nurse should assess his potential for exposure of hepatitis. Which of the following represents a high risk group? High risk group मतलब हेपेटाइटिस होने के सबसे ज़्यादा खतरा किसको होता है? हेपेटाइटिस होने का सबसे ज़्यादा खतरा किसको देखने को मिलता है? तो हेपेटाइटिस मतलब हो गया इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, सही बात है ना। तो ये सबसे ज़्यादा खतरा एक तो तुम्हें देखने को मिलता है होमोसेक्सुअल को। होमोसेक्सुअल का मतलब तुम समझ रहे हो कि अगर मान लो मेल है तो अगर मेल के साथ तुम्हारा सेक्सुअल एक्टिविटी प्ले कर रहा है फीमेल के साथ, तो एक तो होमोसेक्सुअल को, और दूसरा तुम्हारा देखने को मिलता है ऑन्कोलॉजी नर्स को। कौन सा? ऑन्कोलॉजी नर्स को जो सबसे ज़्यादा खतरा देखने को मिलता है हेपेटाइटिस का। तो एक तो होता है तुम्हारा कि हेट्रोसेक्सुअल है तो इसको तो नहीं होगा, कट करो, क्योंकि हमें पता है होमोसेक्सुअल को होता है होमोसेक्सुअल। और दूसरा ऑन्कोलॉजी नर्स, बिल्कुल ऑन्कोलॉजी नर्स को हेपेटाइटिस सी होने का खतरा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। क्वेश्चन 15 कह रहा है schizophrenic client has made sexual overtures towards the physicians and numerous occasions। और वो क्या कह रहा है, देखो वो पेशेंट्स कह रहा है, जो क्लाइंट है वो नर्स से कह रहा है कि माय डॉक्टर इज इन लव विद मी एंड वांट्स टू मैरी मी, कि जो मेरे डॉक्टर है वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरे से वो शादी करना चाहते हैं। द क्लाइंट इज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म। क्लाइंट कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं? तो ये प्रोजेक्शंस यूज़ कर रहा है। कौन से कर रहा है? प्रोजेक्शंस का मतलब होता है जो खुद चाह रहे हैं वो किसी काम दूसरे के ऊपर डाल देना, कि भाई हमें शादी करनी है, हम क्या डॉक्टर का बहाना ले रहे हैं कि भाई डॉक्टर को करनी है, बाकी इनफेक्ट करनी किसको, हमें। ठीक है,
नेक्स्ट बात कर रहे हैं व्हेन टीचिंग ए सेक्स एजुकेशन क्लास द नर्स आइडेंटिफाई मोस्ट कॉमन एसटीडी। बस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन एसटीडी। अब तुम्हें जो यूनाइटेड स्टेट पूछे या तुम्हें इंडिया का पूछे, इंडिया का भी यही है, ध्यान रखना। मोस्ट कॉमन एसटीडी कौन सी है बताओ? सिफिलिस, हर्पिस जेनेटालिस, क्लाइमेडिया और गोनोरोइया। तो देखो गोनोरोइया भी कट करो, सिफिलिस भी कट करो, आंसर चला जाएगा क्लाइमेडिया ट्रेकोमाइटिस। ये क्लाइमेडिया ट्रेकोमाइटिस वही है जो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज आँख की होती है, जिसमें विजन लॉस होता है, तो क्लाइमेडिया ट्रेकोमाइटिस वही है। ये क्लाइमेडिया ट्रेकोमाइटिस ही है सबसे ज़्यादा सेक्सुअल डिजीज। एसटीडी बहुत वेरी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर तुम्हें पूछे कि भाई एसटीडी की रिस्क किस में है, तो तुम्हारा कौन सी रहेगी? क्लाइमेडिया ट्रेकोमाइटिस से रहेगी। द नर्स असिस्ट ए क्लाइंट विद एडवांस एम्फाइसीमा। एक व्यक्ति को देखा एडवांस एम्फाइसीमा, सीमा मतलब तुम समझ रहे हो ना, एडवांस एम्फाइसीमा मतलब उसकी जो है तुम्हारी एल्वोलाई पूरी डिस्ट्रक्ट हो गई, और एल्वोलाई डिस्ट्रक्ट हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें एल्वोलाई पूरी डिस्ट्रक्ट हो गई, एल्वोलाई की डेथ हो गई है। द क्लाइंट बिकम एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, और व्यक्ति को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांसें नहीं आ रही है। रिटर्निंग टू बेड द नर्स शुड। तो देखो उसको क्या बोलेगी? एम्फाइसीमा में तुम्हें ये बोलना है, एडवांस एम्फाइसीमा में, कि उसको पर्सनली ब्रीथिंग करनी है, जो कि मेनली हम सीओपीडी में असेस करते हैं। सीओपीडी में वाले पेशेंट को बोलते हैं कि पर्सनली ब्रीथिंग करनी है, लेकिन हम एम्फाइसीमा में भी क्या बोलना है कि पर्सनली ब्रीथिंग करो, अगर एडवांस एम्फाइसीमा है तो। ठीक है। इन ए क्लाइंट विद चेस्ट ट्रोमा, अगर किसी व्यक्ति के मान लो चेस्ट में ट्रोमा हुआ, चेस्ट पर कहीं से लग गई है, द नर्स वुड नीड टू इवैल्यूएट मीडियस्टल पोजीशन। नर्सिंग स्टाफ को देखना है कि इसकी मीडियस्टल की पोजीशन कहाँ पे है। तो देखो समझ लो, तो तुम्हें क्या पता चलेगा? देखो अब हमें करना क्या, पहले कह स्कल्टिंग हार्ट साउंड, क्या हार्ट साउंड से पता चलेगा मीडियस्टल की पोजीशन गलत, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? देखो पालपेटिंग फॉर ट्रेकियल डेविएशन, तुम्हें ट्रेकियल डेविएशन को पालपेट करना है ताकि तुम्हें पता चलेगा। ट्रेकियल डेविएशन के बाद में तुम्हें पता चलेगा कि ये राइट साइड में मूव हुआ है मीडियस्टल में या लेफ्ट साइड में हुआ है। तो तुम्हें क्या करना है? ट्रेकियल डेविएशन को क्या करना है? तुम्हें पालपेट करना है। ठीक है, ताकि हम मीडियस्टल की पोजिशन दे सकें। पता चलेगा किसको? ट्रेकियल डेविएशन को पालपेट करना, पालपेट द ट्रेकियल डेविएशन। नेक्स्ट करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सीन इन लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। एक होता है राइट साइड, एक होता है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब होता है जो पानी जो है, जो ब्लड है तुम्हारा, वो किस में एक्यूमुलेट हो चुका है? जाकर के लंग्स में एक्यूमुलेट हो चुका है। तो जो तुम्हारा वाटर है वो कहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया? लंग्स में एक्यूमुलेट हो गया। अब तुम क्या करोगे? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अब देखो सीधा पता चल रहा है। आंसर देखो जल्दी से। अगर तुम्हारा देखो ये रहा रेल्स जो है, ये साउंड है, किसकी साउंड है? लंग्स साउंड है। डिक्रीज पेरिफेरल परफ्यूजन प्रेशर एंड रेल्स। तुम्हारा कह रहा है पेरिफेरल परफ्यूजन। पेरिफेरल मतलब होता है तुम्हारे जो हाथों और पैरों हैं, इनमें क्या नहीं होगा? ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात, नहीं आएगी, क्योंकि जो ब्लड है मेनली वो कहाँ भरा हुआ है? लंग्स में भरा हुआ है, आगे सप्लाई नहीं हो रही है। और इसके साथ में रेल्स एक साउंड है लंग्स की, वो देखने को मिलेगी। तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में क्या देखने को मिलेगा? तो मैं डिक्रीज पेरिफेरल परफ्यूजन प्रेशर, और साथ साथ में तुम्हारा रेल्स, और साथ में अगर पूछे तो पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है। तो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, याद कर लेना, 10 बार 20 बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक तुम्हें याद हो जाएगा। इन असेसिंग कार्डियोवास्कुलर क्लाइंट विद ए प्रोग्रेसिव एट्रियल एरोटिक स्टेनोसिस, तुम्हारा जो एरोटा है वो क्या हो गया? छोटा हो गया। जब तुम सोचो तुम्हारा एरोटा बंद हो गया, एरोटा तुम्हारा छोटा हो गया, एरोटा बंद हो गया, तो एरोटा कहाँ से निकलता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो तुम्हारा बताओ लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा? ब्लड भर के बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर देखो ऐसा कोई जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा हो रहा है। देखो ये देखो इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक प्रेशर एंड हाइपरट्रॉफी। और जो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें क्या होगी? हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड सप्लाई करता था वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? हाइपरट्रॉफाइड, एंड बहुत ज़्यादा उसमें क्या हो जाएगा? सूज जाएगा। और साथ ही साथ उसमें जो है तुम्हारा वस्कुलर सिस्टम सिस्टोलिक प्रेशर वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सिस्टोलिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। किसका बात है क्या समझ में? नेक्स्ट देखिए, 80-year-old क्लाइंट विद फिजिशियंस ऑफन कंप्लेनिंग ऑफ ए स्वेलिंग्स एंड पेन इन द नीज। वो व्यक्ति कह रहा है मेरे जो घुटनों में और मेरे पैरों में वो जो स्वेलिंग होती है। हिज मदर से, उसकी मदर बोल रही है। अब देखो तुम्हारा सुनो, स्वेलिंग एंड पेन इन नीज, और पता चला स्वेलिंग अगर नो रीजन सर कीपिंग ग्रेटिंग ब्रेस्ट, और पता नहीं चलता कि वो स्वेलिंग उसको हो रही है, और ऐसा पता चला कि उसको कौन सी डिजीज होगी? लाइम डिजीज हो गई है। तो तुम्हें पूछ रहा व्हेन द टेकिंग विद मदर्स एंड द चाइल्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द अच्छा इनिशियल स्टेज की क्या रही होगी तुम्हें ये बताना है। तो तुम समझ लो ये जो लाइम डिजीज है, ये लाइम डिजीज जो है, ये लाइम डिजीज एकमात्र ऐसी डिजीज है जो किसकी वजह से होती है? पहले तुम ये बताओ। ये टिक डिजीज है। कैसी है? टिक डिजीज है।
टिक बोर्न डिजीज है तुम्हारी कौन सी, लाइम। ये जो तुम्हें सिम्टम्स बता रहे, जो इसका जो लेट साइन है ये है स्वेलिंग इन द नीज और पेन एंड स्वेलिंग इन द नीज, ठीक है। इसमें हम डायग्नोसिस करते हैं पीसीआर को, क्या करते हैं पीसीआर, पॉलीमर चेन रिएक्शन, इसकी डायग्नोसिस रहती है। और तुम्हें अगर इसका पूछे कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस टेट्रासाइक्लिन रहती है। कौन सी रहती है, टेट्रासाइक्लिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। किसकी, इसकी लाइम डिजीज़ की। तो ड्रग ऑफ चॉइस टेट्रासाइक्लिन रहती है और तुम्हारा डायग्नोसिस पीसीआर करता है और तुम्हारा लेट साइन इसमें पेन है। अब तुम्हें पूछा अर्ली साइन क्या है, तो अर्ली साइन बताना तुम्हें, ऑप्शन पे चलो, अर्ली साइन बताएंगे अभी हम तुम्हें। ये देखो यार, कहाँ पर गया भाई, हेडेक, मेलाइज और सोर थ्रोट। कौन कौन से सिम्टम्स हैं, हेडेक, मेलाइज, सोर थ्रोट, और साथ में सोर थ्रोट के साथ में तुम ऐसे कर लो एनोरेक्सिया, भूख भी इस व्यक्ति को नहीं लगेगी। तो लाइम डिजीज में क्या होगा, एक तो बहुत ज़्यादा सर दर्द होगा, हेडेक, मेलाइज थकान और सोर थ्रोट, ठीक है। लाइम डिजीज में हेडेक, मेलाइज और सोर थ्रोट इसके इनिशियल सिम्टम्स रहेंगे। व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग फेनेटोइन, अगर तुम व्यक्ति को फेनेटोइन दे रहे हो, फेनेटोइन एक मात्र ड्रग जो सीजर्स में देता है फेनेटोइन, इसकी जो टॉक्सिसिटी हो जाती है, इसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो क्या शो करता है, तो फेनेटोइन जो है ये स्टेफन जॉनसन सिंड्रोम करता है। क्या करता है, स्टेफन जॉनसन सिंड्रोम। फेनेटोइन स्टेफन जॉनसन सिंड्रोम क्या होता है, एपिडर्मिस तुम्हारी जो है ये डर्मिस लेयर से अलग हो जाती है, इसे क्या कहते हैं फेनेटोइन जॉनसन, स्टेफन जॉनसन सिंड्रोम। ये फेनेटोइन तुम्हारी पीसीओडी भी करता है, ये तुम्हारी एलोपेसिया भी करता है। क्या करता है, पीसीओडी करता है, एलोपेसिया करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द नर्स शुड नोज दैट अकॉर्डिंग टू करंट थिंकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोसिस फैक्टर विद द क्लाइंट विद ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर की अब क्या करें समझ लो, अकॉर्डिंग टू करंट थिंकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोसिस फैक्टर फॉर अ क्लाइंट विद ब्रेस्ट कैंसर, यानी ब्रेस्ट कैंसर है, इस चीज़ को प्रोग्नोसिस करने का कौन सा फैक्टर है। पहले अगर ट्यूमर साइज से तुम पता करोगे कि ब्रेस्ट कैंसर या दूसरी कोई गांठ है, तो ट्यूमर के साइज से तो क्या पता चलता है कि यार ये ब्रेस्ट कैंसर या कोई दूसरी चीज़ है। गलत हो गया ऑप्शन, बिल्कुल एक्सिलरी नोड स्टेटस। दूसरा क्या है, क्लाइंट प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डिजीज। अरे एक्सिलरी नोड स्टेटस देखो तुम, एक्सिलरी नोड स्टेटस का मतलब तुम समझ रहे हो कि मान लो कि अगर ब्रेस्ट में है तो ये ब्रेस्ट का नोड एक तुम्हें स्वेलिंग ये तुम्हारे एक्जिला एरिया में भी देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये प्रोग्नोसिस लगा सकते हैं कि ये कौन सा कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। तो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर तुम्हें पूछे तो तुम ये कह सकते हो एक्जिलरी नोड स्टेटस। 3 weeks following discharge, the male client is readmitted in the psychiatric unit for depression. डिप्रेशन के लिए आया। His wife stated that had threatened to kill him with a handgun, और वो कह रहा है कि वो उसकी वाइफ कह रही है ये अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सुसाइडल थॉट्स आ रहा है और अपने आप को मारने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत भयंकर मामला यार ये तो। एज द नर्स एडमिट हिम टू द यूनिट, ही सेज, वो कह रहा है आई विश आई वर डेड बिकॉज आई एम वर्थलेस टू एवरीवन, आई गेस आई एम जस्ट नो गुड। वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सबके लिए क्या हो गया हूँ, निकम्मा हो गया हूँ और कोई मेरा मतलब नहीं है, मैं किसी के काम को आऊँगा नहीं और मैं आजकल अब अच्छा भी नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब आप क्या पूछोगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट एट दिस टाइम, तो तुम क्या पूछोगे, आई डोंट थिंक यू आर वर्थलेस, क्या मैं ऐसा सोचती हूँ तुम वर्थलेस नहीं, अरे गल्ला पागल है क्या, ठीक है। आई एम ग्लेड टू सी यू वी हेल्प ना आ रहा है, क्वेश्चन मार्क जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क वाला ऑप्शन पूछो, क्यों, क्योंकि वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। तो तुम्हें पूछना है, देखो यू हैव बीन फीलिंग सैड एंड अलोन फॉर सम टाइम, क्या तुम कुछ समय से अकेला महसूस कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ समय से क्या कोई दुख है क्या, तो ये तुम्हें उसको क्या करना है, पूछना है। क्यों, क्योंकि इसमें तुम्हें क्वेश्चन मार्क आंसर दिखा है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि डू यू हैव बीन फीलिंग सैड, क्या तुम सैड हो, एंड अलोन फॉर सम टाइम ना हो, कि तुम अभी कुछ समय से कुछ अकेले हो क्या, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25, देखो क्या कह रहा है, which of the following should be included in the discharge teaching for a client with hepatitis C। हेपेटाइटिस सी के पेशेंट को डिस्चार्ज टीचिंग में तुम्हें क्या बता रहा है, हेपेटाइटिस सी जो है वो क्या होता है, पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजनल होता है। हेपेटाइटिस मतलब लीवर में, और लीवर तुम्हें पता ही क्या क्या काम करता है। तो तुम्हें देखो ही शुड अवॉइड ऑल एल्कोहलिक बेवरेज ड्यूरिंग हिज रिकवरी पीरियड, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, उस व्यक्ति को हेपेटाइटिस सी वाले को क्या करना है ये तुम्हें बताना, उसको एल्कोहलिक बेवरेजेस छोड़ना है, क्योंकि
एल्कोहल क्या है ना, हेपेटाइटिस में छुड़वाना है, क्योंकि लीवर खराब है और लीवर तुम्हें पता है एल्कोहल को क्या करता है, अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करता है ना। तो ग्लूकोकोरियोनिक एसिड होता है उसके पास में लीवर के। तो इसमें जो हमें ये ध्यान रखना है हेपेटाइटिस ए वाले में कि एल्कोहलिक बेवरेज है उसको पूरा क्या कराना है, बंद कराना। और इसी के साथ ही अपने 25 MCQ क्या हो गए, पूरे हो गए। थैंक यू, थैंक्स। और इसी प्रकार से अगर आपको पूरे संपूर्ण कोर्स की जानकारी चाहिए, जिस कोर्स के अंदर हमारा आपकी सिलेक्शन की श्योर गारंटी कोर्स है, ये अपने सिलेक्शन की श्योर गारंटी है, 100% गारंटी के साथ में मैं कह रहा हूँ, मैं खुद सेलेक्ट हुआ हूँ भाई, तो मैं जो है आपको से जहाँ से में हम तुम्हें नहीं रखेंगे। इसी प्रकार के सारे ये मेंस के अंदर डायरेक्ट तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। मेंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर आएंगे, और मेरे भी आए थे तो तुम्हारे भी तो आएंगे, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 800 क्वेश्चन है, और रटवा देंगे तुम्हारा एम्स में लगभग 60 क्वेश्चन यहाँ से ही पढ़ेंगे, एज इट इज पढ़ेंगे, ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा। तुम कहोगे बल्ले बल्ले होगी, मैं तो न्याल कर दिया सर, ठीक है। और सारे के सारे इसी प्रकार से 800 के 800 MCQ सोल्व करवाएं हम। देखो हम ना दूसरों के तो बच्चों के साथ क्या नहीं करते, धोखा नहीं करते। अगर तुम्हें कोर्स की बात कर रहा हूँ तो तुम्हें 100% AD से चोटी का जोर लगा करके तुम्हें देंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए तुम मुझे मैसेज कर सकते हो 6375139288, ये हमारा नंबर रहेंगे, जिसमें आपको देखिए जो आप बुक सॉल्व करते हो, चाहे कोई भी बुक, आपको पता है नर्सिंग में आप कौन सी बुक सॉल्व करते हो, वो आपको कंप्लीट सॉल्व्ड मिलेगी। और उसके साथ साथ में सारे MCQ, तुम्हारे NCLEX के MCQ, तुम्हारे टेस्ट, और तुम्हारे जो है कंप्लीट थ्योरी, शॉर्ट नोट्स, और आपकी सिलेक्शन की श्योर गारंटी पेज, ठीक है। थैंक्स।